Good morning, my dear friends. Today, we are going to discuss stock market in respect of the present bull run. So, we start by what we have learned. We have learned passive income. पैसिव इनकम के बारे में हमने क्या बोला था? वैसा इनकम जिसके लिए आपका होना जरूरी नहीं है। अगर आप ऑफिस जाते हैं डेली सुबह 9 से 5 तो वो पैसिव इनकम नहीं है, वो एक्टिव इनकम है। अगर आप डॉक्टर हैं, आपके क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं और उनसे आपको पैसे की इनकम होती है तो दैट इज एन एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो है जहाँ पे बिना आपके रहे भी पैसे का इनकम आए। जैसे हमने डिस्कस किया था घर का रेंट, ऑफिस का रेंट। अगर आपके पास एक ऑफिस है जो आपने रेंट पे लगा दिया है तो आपको डेली वहां जाने की जरूरत नहीं, महीने के अंत में आपके पास एक रेंट आ जाता है। उसी तरह स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, वो भी आपको एक इनकम जनरेट कराता है जिसके लिए आपके रहने की जरूरत नहीं है। इनिशियली इन्वेस्ट कर दीजिए और वो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। इसके बाद ये रूल 15-15-15 क्या है? बहुत से लोग आज के जमाने में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप 15,000 हर महीने 15% इंटरेस्ट पे डाल दीजिए, तो 15 सालों में आप करोड़पति बन जाएंगे। 15,000 15% इंटरेस्ट पे 15 साल। लेकिन जब 15 साल बाद आप करोड़पति बनेंगे तो उससे पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना चाहिए। अगर आपको कोई 5 साल में 50 लाख दे दे और कोई 15 साल में 1 करोड़ बना दे तो कौन सा बेहतर होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर आप 12% इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो 72/12 दैट इज 6 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा। अगर आप 5 साल बाद 50 लाख मिलता है आपको, तो अगले 6 साल में वो 1 करोड़ बन जाएगा, मतलब 11 साल में आप 1 करोड़ बना लेंगे। तो 50 लाख 5 साल बाद बेहतर है 1 करोड़ 15 साल के बाद। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने सीखा था। और जो नेक्स्ट हमने सीखा था बैलेंसिंग व्हील ऑफ लाइफ, कि अपने जिंदगी के 4 पहलुओं को बैलेंस करना सीखें, जिसमें 25-25% मान लीजिए व्हील के चारों क्वार्टर्स जो हैं, एक वर्क को रिप्रेजेंट करता है, एक हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक मनी को रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली एंड रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चारों पहलू बैलेंस होने चाहिए। जिंदगी का मजा तभी है। अगर काम के चक्कर में आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ है। सब कुछ होते हुए अगर पैसा नहीं है तो कभी कभी आप उसमें फंस जाएंगे। तो ये चारों को बैलेंस करके रखिए, और ये चारों को बैलेंस करके रखेंगे तो आप जिंदगी में खुशियां पाएंगे। इस वर्कशॉप में हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट 3 इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। जैसे आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बात करें तो पहला 3 इन्वेस्टमेंट हमको सबसे पहले कहाँ करना चाहिए। फिर सीखेंगे म्यूचुअल फंड है क्या और कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। फिर हम सीखेंगे ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं, ईटीएफ वो है क्या। और फिर हम लोग अपने पोजीशन ऑफ पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे। तो पहला 3 इन्वेस्टमेंट जो आप शुरू नौकरी ज्वाइन करते ही करिए, वो है पहला कि एक इमरजेंसी फंड बनाइए। 2 महीने की सैलरी के बराबर का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप 50,000 कमाते हैं तो 1 लाख रुपए आप इमरजेंसी फंड इमीडिएट बना लीजिए कुछ दिनों में, ताकि अगर कभी कोई दिक्कत हो जाए, कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाए, कोई अचानक जरूरत पड़े तो आपको किसी से मांगना ना पड़े। ये इमरजेंसी फंड उसके लिए आपको हेल्प कर दे। और ये इमरजेंसी फंड के जो पैसे हैं वो कहाँ रखेंगे? वो आप रखेंगे फिक्स डिपॉजिट या डेप्थ फंड में, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है कि इमीडिएटली इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस में आप एक चीज ध्यान रखिए, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ना लें। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग गाड़ी है और इंश्योरेंस के लिए अलग गाड़ी है। इंश्योरेंस का पर्पस आपके जीवन को सुरक्षा देना है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार की फाइनेंशियल स्टेटस चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप इंश्योरेंस कराते हैं। इन्वेस्टमेंट दूसरी तरह की गाड़ी है, उस दोनों को मिक्स ना करें। और इसलिए इंश्योरेंस में सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस आप लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो वैल्यू है वो आप ज्यादा ले सकते हैं। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, और अगर आप जल्दी के सालों में ले लें, 20 से 25 साल के अंदर आप टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले लेते हैं, तो आपकी करीब
6,000 से 7,000 उसका प्रीमियम आएगा। और एक चीज ध्यान ले लीजिए, जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे वो प्रीमियम आपको फिक्स हो जाएगा अगले 30 साल 40 साल के लिए। वही अगर आप 25 साल के बदले 35 साल में लेंगे तो वो प्रीमियम बढ़ के 15,000 हो जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए और जल्दी लीजिए। और इंश्योरेंस लेने में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी फर्क समझिए, कि अगर आप 20 साल 25 साल के हिसाब से ले रहे हैं तो जो आपको उस टाइम में पैसे मिलेंगे वो आपके अभी के सैलरी के 100 टाइम्स तो होने चाहिए कम से कम। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसके अंदर एक्सीडेंट कवर भी होना चाहिए और उसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये सबसे पहले दोनों इंश्योरेंस कराइए, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, और जितना जल्दी हो सके कराइए ताकि आपकी प्रीमियम लॉक हो सके। जितने देर बाद कराएंगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज दिस म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप एक लमसम अमाउंट या मंथली अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं, और वो फंड हाउस आपके फंड से डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और उससे जो रिटर्न आता है वो आपको रिटर्न कर देता है। म्यूचुअल फंड में एक एनएवी होता है। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है 10 रुपए के एनएवी से स्टार्ट हुआ, उसमें लोगों ने पैसा लगाया। अगर आपने 10,000 लगाया तो आपको 1,000 म्यूचुअल फंड यूनिट मिल जाएगा। 1,000 यूनिट इंटू 10, 10,000 रुपये आपके इन्वेस्ट हो गए। और उस पैसे को म्यूचुअल फंड हाउस अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता रहेगा, उससे इंटरेस्ट बनाता रहेगा, और उसके अनुसार आपका जो यूनिट रेट है 10 रुपये से बढ़ के 11 रुपये 12 रुपये होता जाएगा। और जिस टाइम आप बेचेंगे जो उसका रेट होगा, मान लीजिए अभी उस टाइम 15 रुपये हो गया रेट, तो आप जब 100 यूनिट बेचेंगे तो आपको 15,000 मिल जाएगा। तो 10,000 का आपने 15,000 बना दिया। इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें यह है कि एक तो टैक्स एडवांटेज है। अगर आपने 1 साल के अंदर ही खरीदना और बेचना कर दिया तो ये शॉर्ट टर्म गेन में आएगा, आपकी सैलरी से इसका इंटरेस्ट मतलब जो भी आप इससे अर्न करेंगे वो ऐड हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप इसको बेचेंगे, आज आपने खरीदा, 1 साल के बाद अगर आप इसको सेल करते हैं तो इससे होने वाले गेन पे आपको 1 लाख का टैक्स फ्री इनकम मिलेगा। अगर आपका गेन 1 लाख से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उससे ऊपर अगर 1 लाख से भी ऊपर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया था जो कि आपने बेचा तो 15 लाख का हो गया, तो 1 लाख तो फ्री हो जाएगा, और 4 लाख पर आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा विच इज 20%। इसमें दूसरा फायदा है कि फंड मैनेजर वर्क्स फॉर यू। वो आपके लिए काम करता है। आपको पता नहीं है कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा खराब है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने रिस्क एपेटाइट के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये स्टेबल एंड वेरिएशन इज लेस। स्टॉक की तरह इसमें अचानक से फॉल नहीं होगा या अचानक से गेन नहीं होगा। जैसे आप स्टॉक देखते हैं कोई 10% बढ़ गया, अगले दिन वो 12% गिर भी गया, तो फ्लक्चुएशन इज वेरी हाई। बट म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एक बास्केट ऑफ फंड्स, बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, तो सारे स्टॉक एक साथ चढ़ या गिर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा स्टेबल मूवमेंट होता है ऊपर भी और नीचे भी। डिसएडवांटेज है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ एंट्री चार्जेस लेती है, 0.3%, कोई 0.65% लेती है, 1.5% तक भी जाता है, तो वो आपको चार्ज देना पड़ता है। और दूसरा, जो आपके पैसे से जो गेन होता है उसका कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड हाउस अपने पास रखती है और बाकी आपको पास ऑन करती है। तो ये डिसएडवांटेज है। अब तो म्यूचुअल फंड तो जानते हैं, बट इतने सारे म्यूचुअल फंड है कि किस में इन्वेस्ट करें किस में ना इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट फंड है क्या, और मतलब कितने तरीके का है, और कौन सा रिस्की है, किस में कम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक सबसे पहला होता है डेप्थ फंड। डेप्थ फंड, ये आप जो फंड जमा करते हैं म्यूचुअल फंड को, ये लोन डिस्बर्समेंट और डेप्थ देने के लिए यूज होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है 9 से 10% वो बाहर देती है, 12% देती है। आपका जो गेन होता है वो 6 से 10% के बीच में होता है। यहाँ पे गेन कम होता है लेकिन इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, वेरी लो रिस्क, बिकॉज ये डेप्थ फंड कभी नीचे नहीं जाता है, वो हमेशा ऊपर ही बढ़ता है।
तो इसको कब इन्वेस्ट करना है? जब आपकी ड्यूरेशन 3 साल से कम है। क्यों? ये फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो पैसे आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में चाहिए वो आप इसमें डाल के रखिए, ताकि जैसे ही जरूरत हो आप इमिडिएटली इसको निकाल सकें और यूटिलाइज कर सकें, बिना डरे कि मार्केट ऊपर है या नीचे, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 साल के ऊपर इसमें रखेंगे तो क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी गेन कम हो जाएगी। और जब 10 साल 15 साल बाद आप निकालेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे, इसीलिए उसके लिए दूसरे म्यूचुअल फंड्स में डाले जाते हैं। लार्ज कैप फंड क्या है? लार्ज कैप फंड क्या है कि जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं उसमें जो बेस्ट 50 फंड्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत सबसे ज्यादा है, जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं ऐसे समझ लीजिए, वो लार्ज कैप स्टॉक्स बोले जाते हैं, और ये फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें क्या है, रेट ऑफ रिटर्न आपको 12 से 15% मिलेगा, रिस्क कम है ये भी, लेकिन आपको 3 साल और ऊपर के लिए पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप। अगर आप थोड़ा रिस्की डिसीजन ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। ये मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें गेन बढ़ जाता है 15 से 25%, बट रिस्क भी बढ़ जाता है, मीडियम हो जाता है। ये सारे म्यूचुअल फंड 3 साल और एबव के लिए ही हैं। थर्ड है स्मॉल कैप फंड। ये छोटे स्टॉक्स जो अभी ग्रोइंग स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, रिस्क हाई है, 15 से 40% इंटरेस्ट है। ये भी 3 साल और ऊपर के लिए है। तो जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा ये आपके गेन बढ़ेगी। और इसके बाद हम आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है? जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड है, निफ्टी में बेस्ट 50 स्टॉक्स रहते हैं, और उसमें से अगर कोई स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो वो बाहर चला जाता है, दूसरा स्टॉक अंदर आ जाता है। तो जब भी निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स होंगे वो सब बेस्ट स्टॉक्स ही उसमें रहेंगे। और ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट पैटर्न है इंडेक्स फंड। निफ्टी इंडेक्स फंड में आप सीधा इन्वेस्ट कर दीजिए, 12 से 15% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा बिना चिंता किए, क्योंकि आपका पैसा बेस्ट 50 फंड्स में ही जाने वाला है। रिस्क इसमें लो है, हाई नहीं होगा, इसमें रिस्क लो होगा। टैक्स फंड क्या है? अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप इस फंड में भी डाल सकते हैं, जैसे अभी आप इंश्योरेंस में डालते हैं या पीपीएफ में डालते हैं, उस हिसाब से ना डाल के आप टैक्स फंड में डाल दीजिए। और टैक्स फंड ने पिछले दिनों काफी अच्छा परफॉर्म किया, 30-35% रिटर्न भी बना के दिया है और टैक्स सेविंग भी कराई है। बट इसमें क्या है कि टैक्स फंड में जब आप डालेंगे तो 3 साल का लॉक इन हो जाएगा। आज पैसा डालेंगे तो आप 3 साल बाद ही लगाएंगे, निकाल पाएंगे। जैसे डीएसपी टैक्स एडवांटेज फंड, एचडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड, जहां टैक्स लिखा है वो समझ लीजिए कि वो 3 साल के लिए लॉक इन होगा। बट अगर आप पीएफ में डालते हैं तो वहां भी 3 साल का लॉक इन होता है, वहां लेकिन आपको 8.5% मिलता है, यहाँ आपको 12 से ऊपर मिल जाता है नॉर्मली। दूसरा थीम बेस्ड फंड। थीम बेस्ड फंड जैसे सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आईटी फंड हो गया, जो आईटी की कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगी। तो जिस टाइम जैसा माहौल रहता है, जैसे अभी मान लीजिए केमिकल्स के स्टॉक्स जो हैं काफी गिरे हुए हैं, तो कुछ लोग अभी उसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हैं कि जब वो बढ़ेगा तो हमको अच्छा गेन मिल जाएगा, तो केमिकल बेस्ड फंड में डाल दिया। या अभी अगर आईटी का ग्रोथ तेज होने लगा तो आप आईटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो ये थीम बेस्ड फंड है, और इसका जो गेन या रिस्क है डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन जो आपका कौन सा थीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अब आप मिक्स कर दीजिए कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, तो दोनों को मिक्स करके बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में कुछ लार्ज कैप रख लेंगे, कुछ मिड कैप रख लेंगे, कुछ स्मॉल कैप रख लेंगे। तो ये कंसेप्ट वाइज आपको एक समझाया है कि ये अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं और रेट ऑफ रिटर्न ऐसे हैं जहाँ पे गेन ज्यादा है, रिस्क भी थोड़ा हाई होगा। और इसमें आपको एक टैक्स फंड भी मिलता है, जिसके टैक्स के लिए आपको एनएससी या पीपीएफ
या इंश्योरेंस में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस में आपको बताया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी पैसे ना डालें, उनमें रेट ऑफ रिटर्न 6 से 8% होता है। तो आप पीपीएफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस लेके उसको कवर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फंड। अब आपने म्यूचुअल फंड देखा कि इसका बहुत सारे सिक्योरिटी को खरीदते बेचते रहती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, इसमें एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटी डाल दी है, जैसे 12-15 कुछ स्टॉक्स मिला के डाल दिया इन्होंने। अब केवल उसी स्टॉक में वो डालेंगे। जैसे आईसीआईसीआई भारत 22, उन्होंने 22 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए कि जो भी आएगा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो और उससे जो एक पोर्टफोलियो बनेगा वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। म्यूचुअल फंड से ये कैसे डिफरेंट होता है, म्यूचुअल फंड का वैल्यू जो है हर दिन एक रहता है। वो जो ऐसे आप डालेंगे तो शाम तक जब मार्केट बंद हो जाएगा जो वैल्यू आएगा उस, अगर आप उसमें टाइम रहता है कि 1 बजे से पहले जो डाला होता है उस दिन के वैल्यू पे मिलता है, 1 बजे के बाद वाले को नेक्स्ट डे के वैल्यू पे मिलता है, इस टाइप से रहता है। तो दिन में वो फ्लक्चुएट नहीं करता है स्टॉक की तरह। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड आपको फ्लक्चुएट करेगा, उसके अंदर के जो शेयर्स जैसे बढ़े घटेंगे तो वैसे ही ये बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड का मान लीजिए कि आज 80 चल रहा है, अभी 1 घंटे पहले, थोड़ी देर में वो हो सकता है 81 हो जाए, फिर थोड़ी देर में 79 हो जाए। तो दिन भर में ये स्टॉक की तरह ही ट्रेड करता है। ये ईटीएफ शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट ऑल डे। ठीक है। ये इसमें आपके स्टॉक्स भी हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, उसका मिक्सचर है ईटीएफ। इसका फायदा यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि 0.35 से 1.65 तक म्यूचुअल फंड चला जाता है, वो इसमें बहुत कम होता है, 0.1 0.15 इस टाइप का होता है, और ब्रोकर कमीशन भी इसमें कम होता है। तो वो खर्चे बचाने के लिए आप ईटीएफ में भी डाल सकते हैं। दिस इज ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। बट आपको ईटीएफ ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आ जाए हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पे। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान को डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया था 13 नवंबर को, 2 लाख का। और ये हमने डिसाइड किया था कि 50,000 हम लोग मंथली इन्वेस्ट करेंगे विथ अ टारगेट टू अचीव 30% गेन इन 1 ईयर, और मीट द टारगेट ऑफ 11 lakhs वोट एवर। टोटल इन्वेस्टमेंट से 8 lakhs, so we are planning to achieve 30% or 11 lakh. Now इन लास्ट वीडियो आई हैव एडवाइज्ड कि 2 lakhs तो हमने इन्वेस्ट कर दिया था। जो 50,000 न्यू इन्वेस्टमेंट करना था दिसंबर में, वो हमको करना था 3 शेयर्स में, जिंदल सॉ, सिल्चर और फिलिप्स कार्बन में 10,000 ईच। और ये रेट है उसके 470 था जिंदल सॉ, 21 स्टॉक्स लेने थे। सिल्चर टेक का 4 स्टॉक लेने थे और फिलिप्स कार्बन के 37 स्टॉक्स लेने थे। इसके अलावा हमने एक ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी 20,000, वो था आईसीआईसीआई भारत, जिसका उस दिन प्राइस चल रहा था 82.35 1 दिसंबर को। और हमने 242 शेयर इसमें परचेस किया 1 दिसंबर को। इसके अनुसार जो हमारा 29 का पोर्टफोलियो था वो इस तरीके का था। इसमें हमने देखा था जो सबसे अच्छा गेन हम कर रहे थे पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन में करीब 24.88, पावर फाइनेंस से 15.5, और जो लॉस कर रहे थे हम जिंदल सॉ में लॉस कर रहे थे, सिल्चर टेक में लॉस कर रहे थे, उज्जवल फाइनेंस में रोक कर लॉस कर रहे थे, नीटा गेलेटिन में भी थोड़ा लॉस कर रहे थे, है ना। ये 29/11 का पोर्टफोलियो बैलेंस था। तो जो हमने ये 3 शेयर्स में और एक आईसीआईसीआई भारत में इन्वेस्टमेंट किया था वो यहाँ पे लिखे। 4 सिल्चर टेक, 21 जिंदल सॉ, और पीसीबीएल 37, और आईसीआईसीआई भारत के शेयर इन्वेस्ट किए थे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा 2,49,000 हो गया। 2 लाख पहले था, 49,000 अभी हुआ है। आज के दिन में अगर हम 10 तारीख को इसका वैल्यू देखेंगे तो ये करीब 2,60,000 हो रहा है। मतलब 10,000 का गेन हमने 1 महीने के अंदर कर लिया है बाई इन्वेस्टिंग 2,50,000, विच इज 4.26। इस रफ्तार से अगर हम चले तो 12 महीने में हम करीब 50% गेन कर लेंगे, विच इज गुड। हमारा टारगेट 30% का है। और इसमें जो हमने जिस जिस शेयर में लॉस हो रहा है वो सिल्चर टेक्नोलॉजी -6.19, जिंदल सो 8-8.07, नीटा गेलेटिन -4.49। ये तीनों शेयर एक बार फटाफट डिस्कस कर लेंगे। और उसके साथ जो गेन वाला शेयर है जैसे 17.92 पावर फाइनेंस,
इसको भी गेन करके देन वी विल डिसाइड कि व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्चर टेक्नोलॉजीज, जो कि 2430 इसका आज का प्राइस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1800 करोड़ से ऊपर है। स्टॉक पी बाई 26.9 है, विच इज लेस देन 30। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 53.8 और 42.8। चार्ट देखेंगे तो साल भर में इसने काफी ऊंची छलांग लगाई है। 26 दिसंबर पे 453 थी, आज ये 2500 के करीब है। ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है इसका। और हम जब क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं तो जून में इन्होंने 20 करोड़ प्रॉफिट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सितंबर में 30 करोड़ किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30%, 28% बहुत अच्छा है। पिछले साल के कंपैरिजन में 53 करोड़ के 50 करोड़ ये 2 क्वार्टर में कर चुके हैं। तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। इनके रेशियोज भी अच्छे बन के आ रहे हैं। कैश कन्वर्शन साइकिल भी 129 से घट के 96 हो गया था, ये भी अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं 1% अभी लिए हुए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स का वही शेयर है। तो ये एक करेक्शन है, इसको अभी चलने देंगे। सिल्चर टेक्नोलॉजी में कोई आगे कुछ नहीं करना है। जिंदल सौ जो नेक्स्ट है, ये 435 है, ये भी 13,900 मार्केट कैपिटलाइज की शेयर है। स्टॉक भी 13.4 बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, 10 से कम है। और इसकी भी रिटर्न देखेंगे, पिछले साल इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है यहाँ पे। लेट अस सी द क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे 238 से बढ़ते बढ़ते 600, ये 608, 804, ये करीब 1400 कर चुके 2 क्वार्टर में। और प्रॉफिट मार्जिन भी 14%, 15% अच्छा है। और यहाँ पे मार्च में उन्होंने 1677 किया था, 1400 ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका भी CAGR स्टॉक प्राइस 377% बढ़ चुका है, बट स्टिल इट इज गुड बिकॉज ग्रोथ अभी दिख रहा है। तो इसके भी एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया हुआ है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपना शेयर बढ़ाया हुआ है। तो ये भी शेयर अच्छा है, ये करेक्शन पे है, इसको भी अभी चलने देंगे। थर्ड शेयर जो है वो नीटा गिलेटिन है, जिसमें नुकसान है। 727 करोड़ की कंपनी, स्टॉक PY तो अच्छा है, 10 से भी कम है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। और ये जो पिछले साल से हम देखेंगे ये फ्लैट जा रही है, कुछ अच्छा अच्छे से इसके रिटर्न बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म रिटर्न नहीं दिख रहा है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स 21, 27, 38, 27, 39, 31। दिसंबर 22 से ये 30 से 39 के रेंज में है, 18%, 13%, 20%। ओके। पिछले साल इन्होंने 114 करोड़ किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस साल इन्होंने किया है 3970, 70 करोड़ कर चुके हैं। तो ये भी अच्छी फर्म है, खराब नहीं है। इनका स्टॉक प्राइस CAGR 11%, ये कम है जरा। ओके, इनको मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। इनके जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इन्होंने थोड़ा सा कम किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। ओके, ठीक है। तो नीटा गिलेटिन पे भी डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये करीब 1,26,922 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। स्टॉक PY 7.07 बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9 है, जो कि थोड़ा कम है, 10 से भी नीचे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4 अच्छा है। इनके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। ये दिसंबर में 109 पे थे, आज ये 350 से भी ऊपर चले गए, 384। बहुत बढ़िया ग्रोथ है। ठीक है। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, 5,000, 6,000, 6,000, 7,700, 7,400, 8,000। अच्छा, फाइनेंसिंग मार्जिन इसमें तो कुछ देखने का ही नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया कर रही है फर्म। और पिछले साल 26,000 का इन्होंने प्रॉफिट किया था, अभी ये कर चुके हैं 8, 7, करीब 16,000 कर चुके हैं, 16,000
1600 करोड़, 26,000 है और ये 16,000 कर चुके हैं, सॉरी। और इनका ग्रोथ एक साल में 239% का हो चुका है शेयर्स का। ठीक है, कैश फ्लो इनके देखने से पहले ये जरा प्रोमोटर देख लें। इसमें भी प्रोमोटर्स करीब करीब थोड़े बहुत इधर उधर हुए, तो ये शेयर्स तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और इसके इक्विवेलेंट में कोई और शेयर है, आरईसी लिमिटेड। ये आरईसी लिमिटेड तो ये भी 20% आरओई, स्टॉक भी वही, ये भी उसी के समकक्ष का शेयर दिख रहा है। इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज हुई है हाल के दिनों में। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 10,771,12, ये करीब 24,000 करोड़ बना चुकी है विथ ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 97%। पिछले साल में इनका 37,000 था, 95%। ओके, CAGR 263% हो चुका है। रेशियोज, कन्वर्शन साइकिल, ये देखें, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो ये शेयर भी मोतीलाल फाइनेंस जैसा ही है। तो व्हाट वी डिसाइड कि ये जो है, ये आरईसी को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और नीटा गिलेटिन को इसको बाहर करते हैं। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि नीटा गिलेटिन को हम बाहर करेंगे, ठीक है, -4.49 है। तो आज का वैल्यू इसका 19,224 है। तो कल हम ये पैसे निकाल के 19,224 को हम आरईसी में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आरईसी में रिटर्न अच्छा दिख रहा है। तो ये एक चेंज करेंगे और बाकी हम चलते रहने देंगे। और फिर 15 दिन बाद इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। तो इस बार का हमारा जो रिकमेंडेशन होगा कि वी विल सेल नीटा गिलेटिन एंड वी विल बाई आरईसी। With this, I end up this session and thank you for joining. Let us learn and enjoy and also make profits. Thank you very much. Thank you for joining my channel.